नमस्ते बच्चों। आज का जो हम शुरू करेंगे वीडियो, ये हमारा आज मैं मैप से शुरू करूंगी। ये पेज नंबर 43 पे आपको बुक 1 में मिलेगा। पेज 43 बुक 1, ये मैप देखिए आप लोग। और ये देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ राजवंशों की, कुछ फैमिलीज की जिन्होंने हमारे देश पे राज किया इस टाइम पर। कौन सा टाइम है? हमको यहाँ पे 200 ईसा पूर्व से लेकर और हम समझ लीजिए 4वीं या 5वीं शताब्दी तक। और ये मैप हमारा है, सिलेबस में है, और ये बहुत महत्वपूर्ण मैप है। और रादर ये बहुत आसान भी है, आपको कुछ मुश्किल इसमें नहीं आएगा। ठीक है। अब क्या है कि ये मैप अभी आधा दिख रहा है आपको, ये नीचे एक इसमें और भी देखिए, चोल चेर पांड्य, ये देखिए, ये 3 हमें सबसे पहले चलिए हम दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों को लेते हैं। इनको मैप का मैं आपसे एक अलग वीडियो भी करूंगी, पर अभी चूंकि फैमिली शुरुआत कर रही हूँ, जो राजवंशों की शुरुआत कर रही हूँ यहीं से, तो आप पहले देखिए चोल चेर पांड्य। इंडिया पॉलिटिकल मैप में जब आप भरेंगे तो चेर आपका केरल का पोर्शन आ जाएगा, चोल आपका आंध्रा जो पहले का था, पर तमिलनाडु जो आज का है हमारा कुछ पोर्शन उसका मिलता जुलता आएगा, और पांडे तो हम बिल्कुल तमिलनाडु में ही भरते हैं। ठीक है। तो अब इस पेज 43 पे जो आपको ये दिख रहा है, मैप दिख रहा है, इसमें सबसे पहले देखिए चोल चेर पांडे, ये फैमिलीज दिख रही हैं। अच्छा, और थोड़ा सा ऊपर चढ़िए इसमें तो सातवाहन, वाकाटक, सातवाहन दिख रहा है आपको, जो हम महाराष्ट्र में दिखाएंगे। और उसके बाद वाकाटक जो हम मध्य प्रदेश में दिखाएंगे। ठीक है। और उसके ऊपर आप देखिए, आपको मैं सीधे ऊपर ले जाती हूँ कुषाण, कि कुषाण हम अपना दिखाएंगे, जो हमारा कश्मीर से लेते हुए पाकिस्तान का ऊपर का जो इलाका है, ये तक्षशिला। और आप इंडिया पॉलिटिकल में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा, तक्षशिला पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये हमारे इस्लामाबाद के पास पड़ता है। ठीक है। तो ये जो ऊपर का हमारा उत्तर भारत का उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, जहां से अधिकतर हमारे जो आक्रमण हुए हैं देश में, ये वही हमारा इलाका है। तो यहाँ पे हमारे कुषाणों का राज रहा है। अब आप सबसे मैं एक आग्रह करूंगी कि आप सब अपनी कॉपीज में एक ऐसा चार्ट सा बना लीजिए जरूर, जो आपको आसानी देगा। हम तो बेसिकली मैं ये वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए करा रही हूँ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें क्या करना है, कुछ चीजों को ना, फैक्ट्स को नोट करके रख लेना है, और आए दिन अपनी कॉपीज में, फेयर कॉपीज में आप रखिए, उसको देखते रहेंगे। जब रिवीजन करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि बहुत जल्दी ही ये हमारा कवर अप हो जाएगा। तो चोल चेर पांड्य, इनका पीरियड देख लीजिए 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। ठीक है। सातवाहन प्लस शक, देखिए सातवाहन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, और शक जो हमारा गुजरात का थोड़ा सा पोर्शन है हम वहां पे दिखाएंगे। तो आप देखिए सातवाहन और शक 200 ईसा पूर्व। अब देखिए हम ईसा पूर्व में घटना शुरू हो गए, कहाँ हम 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे थे, 400 500 में आए थे, अब हम घटना शुरू हो गए हैं, टाइम और आगे हमारा बढ़ रहा है। तो सातवाहन और शक 200 ईसा पूर्व से ये 200 ईस्वी तक रहे, अब हम ईस्वी तक आ गए। ठीक है। ये जो कुषाण की बात की है मैंने, कुषाण हमारे 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। एक चार्ट सा बना के जरूर रखिए अपने पास, तो ये बराबर देखते रहने से याद रहता है। और गुप्त जो एक बहुत ही हमारा एक प्रभावशाली फैमिली वंश रहा है, जिसने, और हम कह सकते हैं कि ये गुप्त काल जो हमारा जो गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहलाता है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है। तो ये गुप्त काल हमारा 320 ईसा पूर्व से हम इसका उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइम जो आएगा ना, वो हमारा बेस्ट पीरियड है इसका। और अंत होते होते इसका हम कह सकते हैं 550 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक ये हमारा गुप्त काल चला है। ठीक है। तो अब मैं फिर आपसे यहाँ पे जो फैमिलीज की बात कर रही हूँ, आप देखिए कुषाण, सातवाहन, शक, गुप्त, और दक्षिण भारत में मैंने आपको दिखाया था चोल चेर पांड्य। ठीक है।
अब इतना आप पहले जरा नोट करना शुरू कीजिए और देखिए कि अब हमारा ये बहुत थोड़ा सा पीरियड है जो हम पढ़ रहे हैं। चोल चेर पांड्य का, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शुरू कर दिया था, ये इकट्ठा तमिलकम, क्योंकि दक्षिण भारत में था, इनको इतिहास में हम तमिलकम के नाम से जान लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, तमिलकम कौन सा इलाका कहलाता है। तो हम आपको सीधी सी बात है, क्योंकि हमें जो आंसर्स हैं लॉन्ग आंसर्स नहीं सोचने हैं, हमें तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप टू द पॉइंट बात, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में, ये मैच द फॉलोइंग में किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि हम बाकी चीजें और देखें। ठीक है, तो तमिलकम आपको पता लग गया। सातवाहन, और सातवाहन की पोजीशन मैंने आपको दिखा दी थी मैप में, हमारा महाराष्ट्र के इलाके में हम दिखाएंगे। शक भी मैंने आपको बता दिया था, गुजरात में दिखाएंगे। और गुप्त काल को हम दिखा देंगे, जो हमारा उत्तर प्रदेश बिहार का यह सारा इलाका मिलते हुए ये हमारे गुप्त काल में जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने बुक में वापस पहुंचते हैं। तो जो हमारा ये सब तो हम अभी देखेंगे, हम बेसिकली देख रहे हैं इसको अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के एंगल से। तो एक क्वेश्चन तो आप जरूर नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। तमिलकम इंग्लिश मीडियम भी लिख सकते हैं साथ साथ में। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड तमिलकम, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड तमिलकम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी साथ साथ ट्रांसलेट तो कर ही सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को वैसे भी दे सकती हूँ। अब आप देख लीजिए, आपके 4.1 में हमें यहाँ पे क्या मिला है, दक्षिण के ये वर्ड आता है तमिलकम, उपमहाद्वीप के दक्कन और उसे दक्षिण के क्षेत्रों में तमिलकम, तमिलनाडु आज का, आंध्र प्रदेश और केरल का कुछ हिस्सा। और चोल, चेर और पांड्य ये हमारे जो राज्य हैं ये बहुत ही समृद्ध और स्थायी रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। अब इस पैराग्राफ में आते हैं। इस पैराग्राफ में इसने बता दिया जो मैंने बताया था आपको, सातवाहन द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, और ये पश्चिमोत्तर और पश्चिम भारत में शासन करते थे। यहीं पे हमें शक भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो सातवाहन और शक जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था। इसके बाद आप देखिए कि हमें सातवाहन के बारे में तो हम अधिकतर अगले पीरियड, अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें देखिए 4.2 में दैविक राजा, यहाँ पे कुषाण राजाओं का जिक्र है। ये हम आप लॉन्ग आंसर्स में कर चुके हैं, हम तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इनको नोट कर रहे हैं। टाइमिंग देखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में हमें अभिलेखों और साहित्य परंपराओं से ही पता चल जाता है। अभिलेखों में और साहित्य परंपराओं से कुषाण जो हमने पहले भी देखा था। अच्छा, अब आगे देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए एक वर्ड जो इस अगले पैराग्राफ में आ रहा है, देवपुत्र। देवपुत्र देखिए क्या लिखा है, देवपुत्र देखिए क्या लिखा है। देवपुत्र कौन थे, कुषाण राजा अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। ठीक है, अच्छा, अगले में देखिए पैराग्राफ में कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं मुझे दिख रही है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में गुप्त शासकों के बारे में, कि इनके बारे में हमें कहां से पता चला, स्रोत। तो गुप्त काल के बारे में तो हमें अनेकानेक स्रोत मिल रहे हैं। हमारे साहित्य, अपरंपार साहित्य का भंडार मिल रहा है, सिक्के, अभिलेख, हर तरह का पुरातत्विक और साहित्यिक हर तरह का मिल रहा है। और बहुत सारे जो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया साहित्यिक रचनाओं की, तो एक वर्ड आ रहा है प्रशस्तियां। प्रशस्तियां जो प्रशंसा में कही गई। यहाँ पे हमारा एक प्रमुख आता है जो आप जानते हैं, प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख आप पढ़ चुके हैं। या अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पे। अब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, अब आप देखिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति नाम से भी जाना जाता है। रचना किसने की, हरिशेन ने। कौन थे वो, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। किस भाषा में की, संस्कृत में की। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रही हूं, कुछ क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। तमिलकम शब्द का अर्थ क्या है,
अब ऐसे चॉइस आ गई, तो अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो आप मार्क कर सकते हैं। सातवाहन और शक भारत के आधुनिक किन राज्यों में थे? अब ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें हैं जो हमारे मानचित्र में भी हमें हेल्प करती हैं। कुषाण शासकों ने भारत पर कब शासन किया? देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने लगाई थी? किसने शुरू किया था? अपने नाम के आगे कौन लोग लगाते थे? और गुप्त साम्राज्य के साक्ष्य किस शताब्दी से मिलते हैं? अब आप देखिए, आपको इस पैराग्राफ में सारे जवाब मिलेंगे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये जो हमें दिख रहा है पेज नंबर 37 पे, इस पे देखिए बहुत कुछ आपके क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति पत्र की रचना किसने, किसके लिए और किस भाषा में की? अब हमें टू द पॉइंट आंसर पता होना चाहिए। लेखक कौन थे वो तो पता है हमें, हरिशेर थे, पर वो थे कौन? आप देखिए समुद्रगुप्त के राजकवि थे वो, तो वो लेखक कौन थे? और एक चीज और है जो इसके अलावा जो अगले पेज पे जो हम चलते हैं उसमें जो हमें मिल रहा है उसमें ज्यादा हमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, बस शुरू के पैराग्राफ में कुछ चीजें हैं जो जनता के मन में राजा की छवि कैसी थी। तो यहाँ पे है जातक कथाओं का जिक्र हो रहा है। अब ये जातक कथाएं आपको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कथाएं थी। अब आप एक क्वेश्चन ये भी नोट कर सकते हैं, जातक कथाएं कब और किस भाषा में लिखी गई थी? और एक गणतेंदु जातक का जिक्र होता है जो जिसमें जिक्र किया गया है कि कैसे एक कुटिल राजा था, किस प्रकार प्रजा उसे दुखी थी। तो इस पे कई बार ऑब्जेक्टिव में या अदरवाइज भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में इतना तक आप तैयार कीजिए, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।